Good morning students. Today we will discuss about the chapter phenols. आपके इस पेपर में जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें अल्कोहल फिनोल्स और इपोक्साइड्स हैं। तो फर्स्ट सेक्शन का ये सेकंड चैप्टर है फिनोल्स। फिनोल्स हम किसे कहेंगे? Whenever an hydroxyl group is present on benzene ring. This type of species are known as phenols. बेंजीन रिंग पर जब कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा किसी और सब्स्टिट्यूएंट के साथ ही या अकेला प्रेजेंट होगा तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलेंगे फिनोल्स। नोमेनक्लेचर कैसे करना है हमने? एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में जनरली ट्राइवियल नेम्स ही यूज़ किए जाते हैं। IUPAC सिस्टम और ट्राइवियल नेम्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है इस क्लास का वो है फिनोल। कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट होगा तो इट विल बी नेम्ड एज ए डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। जैसे ये क्लोरीन है, नंबरिंग अगर हम करें तो फर्स्ट नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मिलेगा तो फोर्थ पोजीशन पर है। कॉमन नेम्स में जो 1-2 पोजीशन होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्थो। 1-3 जो पोजीशन होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मेटा। 1-4 जो पोजीशन होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पैरा। तो कॉमन नेम्स में इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो फिनोल। इसी तरह कोई और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, मान लो नाइट्रो है तो इसको हम बोलेंगे मेटा नाइट्रोफिनोल। IUPAC में नंबरिंग हो जाती है, उसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं यूज़ करते तो इसको बोलेंगे 4 क्लोरोफिनोल। नेम तो सेम ही रहेगा, फिनोल ही रहेगा, लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा की जगह पे हम नंबर करेंगे 4 क्लोरोफिनोल, 3 नाइट्रोफिनोल, OCH3 एल्कोक्सी ग्रुप होता है। यहाँ पे ये मिथाइल है ऑक्सीजन के साथ अटैच तो मिथोक्सी है ये, ऑर्थो मिथोक्सी फिनोल या 2 मिथोक्सी फिनोल। कुछ कंपाउंड्स के इनके ट्राइवियल नेम्स होते हैं। जैसे अगर OH ग्रुप के साथ मिथाइल है तो उनको क्रिसोल्स बोले जाता है। ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थो क्रिसोल। वन थर्ड पोजीशन पर है अगर मिथाइल ग्रुप अटैच तो मेटा क्रिसोल। 1/4 पोजीशन पर है अगर तो पैरा क्रिसोल। तो क्रिसोल क्या है? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन रिंग पर तो उनको हम बोलते हैं क्रिसोल्स।
डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। टू फोर डाई नाइट्रोफिनॉल, इसी तरह से टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जिनकी हम नंबरिंग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। तो ये सेकंड पोजीशन है, ये फोर्थ है और ये सिक्स्थ है। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और ट्राइवियल नेम में इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। कमर्शियल नेम कह लें, ट्राइवियल नेम कह लें, कमर्शियली ये पिक्रिक एसिड के नाम से आएगा। तो ये तो हमने बात की मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, अगर बेंजीन रिंग पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं तो इसका नाम जो ट्राइवियल नेम है वो तो है कैटेचॉल। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। वन टू डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। वन थर्ड पोजीशन पर हो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसको बोलते हैं रेजरसिनोल। रेजरसिनोल 1/4 पोजीशन पर हो क्यूनोल। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्यूनोल, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन को बोलते हैं क्यूनोल। ट्राई हाइड्रोक्सी 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ट्राइवियल नेम है इसका पायरोगेलोल। दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं नेप्थलीन। OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो नेप्थोल। अल्फा नेप्थोल। इसी तरह से अगर दूसरी पोजीशन पर प्रेजेंट हो OH ग्रुप तो उसको बोलेंगे बीटा नेप्थोल। अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप या कोई और ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग पर
तो जो OH ग्रुप है उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, जैसे ये है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ट्राइवियल नेम जो है इसका सैलिसिल एल्डिहाइड। टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ट्राइवियल नेम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। मिथाइल 4-हाइड्रोक्सी बेंजोएट। मिथाइल 4th पोजीशन पर है यहाँ पर, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये है तो 4th पोजीशन पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मिथाइल 4-हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ये जो मॉइटी है बेंजोएट। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल उसी तरह से जैसे अल्कोहल्स में था। फर्स्ट है फ्रॉम एराइल हैलाइड्स। अगर अल्कोहल बनाना है हमें तो हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते थे विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है और बन जाता है अल्कोहल। तो यहाँ पर हमें बेंजीन रिंग पर क्योंकि लेके आना है OH ग्रुप, तो हम एराइल हैलाइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया है क्लोरोबेंजीन का। लेकिन हमें ये पता है कि एराइल हैलाइड्स जो हैं वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ये हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। लो रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड्स एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसका रीज़न हमने पढ़ा था। एक तो रीज़न ये है कि जो इसका लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, इस वजह से उसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द कार्बन हैलोजन बॉन्ड। सेकेंड रीज़न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यहाँ पर sp2 हाइब्रिड कार्बन है, अल्काइल हैलाइड्स के केस में वो sp3 हाइब्रिड कार्बन होती है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये इजीली देते नहीं हैं, इसलिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन देगा।
तो एक्वस NaOH के साथ हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है। तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा क्योंकि मीडियम हमारा जो है वो अल्केलाइन है। फिर हम उसको एसिडिफाई कर देंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो बन जाएगा फिनोल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देते हैं एराइल हैलाइड्स, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हार्श कंडीशंस के अंदर जो है ये रिएक्शन होगी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एराइल के केस में, एराइल कंपाउंड्स होंगे जैसे एराइल हैलाइड्स हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेंजीन रिंग पर वो सिंपल SN1 या SN2 मैकेनिज़्म से नहीं होती, वहाँ पर एक स्पेशल मैकेनिज़्म होती है। बेंजाइन मैकेनिज़्म हम उसे बोलते हैं। बेसिक है कंडीशन हमारी, तो जो हैलोजन के नेबरहुड में है प्रोटॉन वो एसिडिक होगा ड्यू टू -I इफ़ेक्ट। तो बेस जो है यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है और इसको हम बोलते हैं बेंजाइन। तो अभी यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, फिर वाटर है, फिनोल बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारी कंडीशंस जो हैं वो बेसिक कंडीशंस हैं, अल्केलाइन मीडियम है, तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा और फिर हम मीडियम को कर देंगे एसिडिफाई, तो बनेगा फिनोल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एराइल हैलाइड्स के केस में है वो होती है थ्रू बेंजाइन मैकेनिज़्म। सिंपल SN1 या SN2 से ये रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन जो बनते हैं तो वो स्टेबल नहीं होगा। एराइल कार्बोकैटायन जो हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि एरोमेसिटी ख़त्म हो जाएगी बेंजीन रिंग की, तो वो इजीली कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो बेंजाइन स्पेशल टाइप की मैकेनिज़्म से होता है, बेंजाइन बनता है और फिर फाइनली हमारा इस तरह से फिनोल बन जाएगा। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो उनसे रिएक्शन जो है वो इजी हो जाता है। जैसे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, तो पैरा नाइट्रो अगर क्लोरोबेंजीन है तो रिएक्शन कंडीशंस जो हैं वो थोड़ा इजी हो जाती हैं। 130 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर ये रिएक्शन हो जाता है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, रिएक्शन कंडीशंस जो हैं वो इजी होती जाएंगी। टू फोर डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, तो वीक बेस सोडियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन हो जाती है, उसके साथ हीट करने पर ये रिएक्शन हो जाती है। और अगर ट्राई नाइट्रो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, तो उसमें हमें बेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली वाटर के साथ थोड़ा वार्म करने पर रिएक्शन हो जाता है। तो बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसको बोलेंगे पिक्राइल क्लोराइड। पिक्राइल क्लोराइड है तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा बेंजीन रिंग पर। प्रोटॉन जो है वो एसिडिक हो जाएगा, और ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे इसके नेबरहुड में जो प्रोटॉन होंगे, तो रिएक्शन जो है वो इजी हो जाएगा। Next method is from sulfonic acid, benzene sulfonic acid. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज़ करेंगे एट हाई टेम्परेचर। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर एसिडिफाई कर देंगे कंडीशंस, तो बन जाएगा फिनॉल। Next method is from cumene. क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? क्यूमीन होता क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन की जब की जाती है एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो पहले इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है इनटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को जब फिर एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है और प्रोडक्ट बनता है फिनोल।
तो कमर्शियली जो है ये मेथड यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इजी है, चीप है ये मेथड, क्योंकि इसमें जो प्रिकर्सर है, स्टार्टिंग मटेरियल है, वो इजीली अवेलेबल हैं। क्यूमीन जो है वो बनाई जा सकती है बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड प्रोपीन। तो ये दोनों ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो इजीली और चीपली अवेलेबल हैं। तो कॉस्ट भी इस रिएक्शन का लो है। तो कमर्शियली तो वही रिएक्शन यूज़ की जाती है, वही मेथड यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन का जो चीप हो। मैकेनिज़्म क्या है इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन में की जाती है एरियल ऑक्सीडेशन, और उसमें HBr जो है एज ए कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। HBr का काम क्या है? ये रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म में फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन का होता है। तो HBr जो है यहाँ पर इनिशिएशन करता है। फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। इनिशिएशन के बाद है प्रोपगेशन। इनिशिएशन हो गया, सेकंड स्टेप है प्रोपेगेशन। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जब होती है तो एक बार जब फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं तो फिर रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, चेन रिएक्शन होती हैं। आगे के आगे नए फ्री रेडिकल जो हैं वो जनरेट होते रहते हैं और उसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन। तो क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर बन गया है। क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड जो बना है फिर इसको हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ।
तो प्रोटोनेशन हो जाती है। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए हो जाता है वहाँ पर 1,2 फिनाइल शिफ्ट। तो जो ये कन्वर्जन है फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड टू फिनोल, ये एक तरह का रीअरेंजमेंट है। एसिड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो रीअरेंजमेंट हो जाती है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी क्या बन सकती है? नेक्स्ट, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह से क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एक तरह की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट होती है, पहले प्रोटोनेशन होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, कैटायन बनेगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन बनेगा, ये उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये प्रोटोनेटेड बन जाएगा, फिर इसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा, प्रोटॉन रिमूवल, प्रोटॉन इनटेक दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, हमारा कैटालिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन और फिनोल। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट मेथड इज बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ decarboxylation of benzoic acid containing hydroxyl group। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम सोडा लाइम यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको बोला जाता है सोडा लाइम। इसके साथ फ्यूज़ करेंगे, हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे,
तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, एसिडिफिकेशन करेंगे तो बन जाएगा फिनोल। अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल क्या है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसकी, तो बनेगा फिनोल। So these are the methods of preparation of phenols. Next is physical and chemical properties of phenols. First of all, physical state. Phenols are colorless liquids or solids generally at room temperature, but they turns into pink or reddish color on standing in air or light. कलर चेंज हो जाएगा ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन, पिंक और रेड कलर हो जाएगा। सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो फिनोल्स आर स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर। स्प्रेंगली सोल्यूबल हैं, लो सोल्यूबिलिटी का रीज़न है कि बेंजीन रिंग। सोल्यूबल किस वजह से हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ये सोल्यूबल हैं, लेकिन सोल्यूबिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल्स। उसका रीज़न क्या है? बल्कि एराइल ग्रुप। तो जो नॉन पोलर एंड है वो बड़ा है, बिग साइज़ है, लार्ज साइज़ ऑफ द बेंजीन रिंग की वजह से इनकी जो सोल्यूबिलिटी है वाटर के अंदर वो लो है। थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point of phenols are much higher as compared to haloarenes or hydrocarbons of comparable molecular mass. उसका रीज़न अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोल्स के केस में क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वजह से फिनोल्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं फिर उनको ब्रेक करना जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ना जो है फिर वो इजी नहीं है, तो हाई टेम्परेचर पर वो ब्रेक होगा, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हाई हैं। हेलोएरीन्स या हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करते हैं तो वो नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन फिनोल्स जो हैं वो पोलर कंपाउंड हैं, इसलिए इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो ऑर्थो पोजीशन पर, जैसे कार्बोनिल है या नाइट्रो ग्रुप है,
तो उस केस में इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिर ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल की तरह रहते हैं, एसोसिएशन में नहीं जाते हैं। तो इस वजह से जो ऑर्थो आइसोमर्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो लो होते हैं एज़ कंपेयर टू पैरा आइसोमर। जैसे हम कंपेयर करें, पैरा नाइट्रोफिनोल है और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर होगी, लेकिन पैरा के केस में कौन सी होगी, इंटरमोलिकुलर होगी। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग these molecules are discrete or single and they do not form associations with other molecules of the same compound, but in case of para isomer there is intermolecular hydrogen bonding is present between the molecules, therefore their boiling points are much higher as compared to the ortho isomer. So that's all about the methods of preparation and physical properties of phenols. In our next lecture we will discuss about the chemical properties of phenols. Thank you.